Good evening, student. So today we will be discussing about 107, that is FYBA General Subjects. So हम इसमें सी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पेपर एंड ऑल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो होती नहीं है. अगर आप बोलेंगे तो उसका एक अलग सेशन मैं कंडक्ट कर दूंगी. बट अभी जो मैं काफ़ी टाइम पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स दे रही थी, सॉल्व हुआ. और बेसिकली जो और मैं मेंशन करती हूँ कि जो मैरिड वुमेन है, जिनकी लेट स्टडी हो रही है, किसी न किसी वजह से सेक्रीफाइस किया है और अब कर रही है, बट उनको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है एंड ऑल, तो उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि लाइक बना बनाया नोट से एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना, दैट्स इट. और ये क्वेश्चंस में से ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको 3 साल रिपीटेड जो आए हुए हैं, वो भी इसमें इंक्लूड्स है. तो ओवरऑल आप ये क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रिफर करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोरिंग होगा. बट एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी पेपर को आपको सॉल्व करना है, वेदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो, अगर रिलेटेबल भी आंसर आ रहा है, जस्ट गो फॉर इट. ओके, ये चीज़ हमें पहले ध्यान में रखना है कि रिलेटेबल होना ही चाहिए. और जो भी रिलेटेबल आ रहा है ना, अगर राइटिंग, अगर आपको पेज कवर करने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ. आप डायग्राम बेस्ड ही आंसर लिखना है. हर उसको डायग्राम में फॉर्म कर, अगर डायग्राम कुछ भी याद नहीं आ रहा तो क्लाउड्स बना लो, सर्कल बना लो, ट्री डायग्राम बना लो, कुछ भी बना लो. उससे कैसा पूरा पेज ऑक्यूपाई हो जाता है. और एज पर यूनिवर्सिटी रूल उनको 6 पेज में आंसर चाहिए, 6 पेज में मिल जाता है. तो ये तो हो गई पेपर का ट्रिक्स और टेक्निक्स कि हमें कैसे लिखना है. और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो टाइम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं. इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, सिर्फ ओवरऑल आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ और किस तरीके से आप अपने ओन वर्ड्स में मॉडिफाई करके लिख सकते हो. पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट with the special reference to functional and cultural. एंड ये चीज़ों पे हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है. पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट देखना, जिसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज, वोकैबलरी, ग्रामर रूल, ये सारी चीज़ों पे हमें मेन फोकस रहता है. बिकॉज इंग्लिश ये ग्लोबल लैंग्वेज है और ये ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह काम आती है, वेदर यू आर इन योर कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश को कैसे सीखे, कैसे एडवांस बना, इट्स नथिंग, इट्स ऑल अबाउट वोकैबलरी. नए नए वर्ड्स चूज करते हो एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड you are master in your English, and you should know the grammar rules. Okay, importance of English subject. पहले तो उसके फंक्शन हमें पता होना चाहिए, कल्चरल रूल क्या है, और इंग्लिश लिटरेचर में उसके लिए स्पेसिफिकली क्या उसका वैल्यूज़ है, वो हमें जानने की ज़रूरत है. तो ये सब चीज़ें हैं ना, जैसे मैथोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस बेस्ड हो गया, टेक्निकली हो गया, क्लैरिटी वाइज हो गई. और अगर हम लिटरेचर की बात करें, जिसमें पोइट्री को मॉडिफाई किया जाता है, एक ड्रामा, रोल प्ले, जो जो भी चीज़ों को हम एक एक कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके एंड देन वी प्रेजेंटिंग, और इस तरीके से क्रिएटिव बनाते हैं कि स्टूडेंट बहुत पोएटिकली अट्रैक्ट हो और उसको अब उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो ये एक बेसिक रूल है. बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को जल्दी पसंद नहीं आता है. अगर आ गया तो यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश. ओके, लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. What is content analysis and explain the importance for English teacher analysis any one content for standard 10th with the help of the following points. ओके, तो बेसिकली क्लास 10th के लिए हमें एज अ इंग्लिश टीचर क्या कंटेंट होना चाहिए हमारे पास और किस बेसिस पे हमें एनालाइज करना है बच्चे को, वो देखना है. तो इसमें मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट पॉइंट दी हूँ कि कंटेंट एनालिसिस में क्या होना चाहिए. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड एवोल्यूशन कंटेंट टीचिंग मटेरियल्स, राइट. उसके बाद है, मतलब इसमें कंटेंट बेसिस क्या होता है वो उस पर हमें ध्यान देना. मैं इलेबोरेट जितना करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा. ओके, इम्पोर्टेंस फॉर इंग्लिश टीचर.
एज अ इंग्लिश टीचर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बहुत एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, तो वी हैव टू कीप इन द माइंड and work according to that. Okay, analysis of the content for the standard 10th. Let's take the example of the chapter like the fun they had. Okay, इस पे इस पे हम देखेंगे कि क्या एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन हमें देखना होगा, कोर एलिमेंट, वैल्यू एंड लाइफ स्किल उसमें देखना पड़ेगा। क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की, कोर एलिमेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एडवांटेजेस एंड द इफेक्टिव ऑन द इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ये हमें जानना रहेगा। और आगे के भी पॉइंट्स हैं जो मैं कवर अप नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज टाइम कम पड़ जाएगा मुझे, तो मैं ओवरऑल सिर्फ इन जनरल बता रही हूँ आपको, एंड बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में इसको फ्रेम कर सकते हो। लर्निंग एक्सपीरियंस, द स्टूडेंट विल रीड द स्टोरी एंड इनहेंस in discussions about how the school system has evolved, right? तो इसमें बच्चे क्या एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो स्टोरी फॉर्म में स्कूल सिस्टम्स वगैरह के बारे में बात करना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसमें। एवोल्यूशन एंड स्ट्रैटेजीज उस पर देखना, मेथड देखना है कि एज अ टीचर क्या मेथड होना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरीके से ग्रैब करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is communicative approach and explain its character and how you will make use of it in your classroom teaching. So एज अ टीचर कम्युनिकेशन अप्रोच किस तरीके का होगा हमारा, और इसको हमारे क्लासरूम टीचिंग में हमारे जो एनवायरनमेंट है क्लास का उसमें इम्प्लीमेंट कैसे हम करने वाले, तो ये सारी चीज़ें पहली चीज़ तो हमें पहला फोकस हमारा कम्युनिकेशन अप्रोच पे रहता है, बिकॉज लैंग्वेज सब्जेक्ट है, बच्चे बहुत बोर होते हैं, तो हमारा मेन प्रायोरिटी ये रहता है कि बच्चों को उनका अटेंशन कैसे अट्रैक्ट किया जाए, राइट। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक जो रहेंगे कि किस तरीके से, मतलब फोकस ऑन द कम्युनिकेशन, इंटरेक्शंस, लैंग्वेज, ये सारी द बेसिक लर्निंग मेथड, ये सारी चीज़ पे, बिकॉज सी कोई भी बच्चा हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं हो, बट हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना रहता है। बट समहाउ सम टाइम लाइक हम भी एज अ टीचर कभी फंबल हो जाते हैं या हमारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, या फिर हम एक्सप्लेन करते टाइम पे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, रेडी होने के बाद भी मिस्टेक्स होते, सी इट्स अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है कि उन्हें भी वो प्रॉब्लम फेस होती है, बट एज अ लैंग्वेज टीचर, एज अ इंग्लिश टीचर, व्हाट आर द बिग स्टेप वी कैन टेक कि उन बच्चों का जो एक फियरनेस है वो ओवरकम कैसे होगा, तो उस पर हमें फोकस करना है। और अगर कोई ट्राई भी करना चाह रहा है या करना चाह रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसा करे और बुली नहीं होकर, तो वो सारी चीज़ें हमें एज अ टीचर ध्यान देना रहता है। सो यू कैन लाइक हाउ कैन आई से, लाइक अब अपना ओपिनियन उसको मॉडिफाई करके उसको कंस्ट्रक्ट करके इसमें डिराइव कर सकते हो, और आपका एक्सपीरियंस बेस भी कर सकते हो। इधर एज अ स्टूडेंट आपने क्या एक्सपीरियंस किए होंगे जो आपके टीचर के साथ, एंड हाउ दे आर टैकलिंग विद देयर स्टूडेंट्स, सो यू कैन लाइक पुट दैट ऑल्सो इन दैट। बेसिकली मोटिव ये है कि पेपर पूरा कवर होना चाहिए। ऑल राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है एनी टू जिसमें आएगा, जिसमें व्हाट इज कोरिलेशन एंड राइट द कोरिलेशन ऑफ इंग्लिश विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश और हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोरिलेशन क्या है हमें वो बताना है। सो पहले तो कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन to the relation between the different subjects are the areas of the study showing how they are interrelated, like basically english और history, सॉरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इंग्लिश से कैसे इंटर रिलेट करते हैं हमें ये बताना है। तो इंग्लिश एंड हिस्ट्री दोनों का भी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हो, को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उसको थोड़ा आप थोड़ा रीड आउट करके एंड देन यू कैन प्रोसीड। मैं कम टाइम में कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम कम पॉइंट्स बोलूँ और टाइम कम लगे, क्योंकि बाद में आप लोगों को समझने में इजी हो जाए, क्योंकि जितना लेंदी वीडियो हो जाता है बाद में कोई भी बच्चा देखना पसंद नहीं करता है कि बहुत बोरिंग है। हाँ, इवेंचुअली जिनको ज़रूरत है कि आंसर चाहिए तो डेफिनेटली वो देखेंगे, अभी नहीं तो बाद में, बट लेट्स सी।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ बीएड स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप लोगों को करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। सो करिकुलम रिफर फॉर द ओवरऑल कंटेंट, गोल्स, स्ट्रक्चर्स एंड अक्रॉस एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, और सिलेबस उसका थोड़ा ऑपोजिट करता है। इट इज़ अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विदिन अ करिकुलम, specifying the topics, readings and assessment assignments for the course. अंडरस्टैंड? तो इन दोनों का डिफरेंस हमें एज अ टीचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ये असाइनमेंट्स एंड ऑल मिलते हैं, तो आपको यूनिट प्लान और एनुअल प्लान ये सब जो बनाना रहता है, ब्लू प्रिंट बनाने रहते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस थिंग्स। ओके, और आप एकदम क्लियर और अपने वे में लिखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रट्टा मारू परफॉर्मेंस हो। ओके, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड? अभी मेरिट डीमेरिट, फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ओके, सो मेरिट में क्या होता है कि जो लैंग्वेज रहता है, जो वर्क वर्बली रहता है, उस पर हमें फोकस करना रहता है। एंड डीमेरिट में उसका ऑपोजिट रहेगा, राइट? तो हम देख लेते, पहला चीज़ मेरिट में क्या है, फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, encourage a natural language learning, similarly how to learn a method tone, राइट? बहुत बार फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोई भी लैंग्वेज हम ले लेते, बच्चे पहली चीज़ क्या समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट हमने भी ये सारे मिस्टेक्स किए हुए, कि पहली चीज़ हमारी रहती है कि हम लैंग्वेज समझना नहीं चाहते, हम पहले टोन और एक्सेंट उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत सीधी होने वाली रहती है वो भी ख़राब हो जाती है। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, मराठी हो, आज भी बहुत सारी लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज आती है, बिकॉज एट अ टाइम बहुत पॉसिबल नहीं है कि सारी लैंग्वेज हमें आनी ही चाहिए या उनके टोन अच्छे होने चाहिए। नो, नॉट नेसेसरी, बट इट इज़ अगेन अ लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो कोई भी चीज़ हमें सामने वाले को पढ़ाना है, उससे पहले हमें खुद वो पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। ओके, डीमेरिट में क्या है, मे बी इट्स डिफिकल्ट टू बी द बिगनर who are not familiar with the language. Definitely, lack of strong focus on grammar rules, which may be essential for structure the learning. Definitely. सी, अभी ये किन बच्चों के लिए बोला जा रहा है डीमेरिट में? जो वर्निकुलर मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उनको डेफिनेटली लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। वाई? बिकॉज आपका जो स्कूलिंग मीडियम रहता है, मे बी उर्दू, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज से हुआ, बट व्हेन यू कम इन योर कॉलेज लाइफ, वो रहता है इंग्लिश मीडियम। अगर जो इंग्लिश मीडियम प्रीफर करता है कि नहीं मुझे इंग्लिश मीडियम में ही जाना, क्योंकि उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के लिए भी बहुत स्पेसिफिक कॉलेज है, बट हर मीडियम के लिए स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है। तो इवेंचुअली आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में जाना। बट आपको कब आती है ये प्रॉब्लम? जब आप 11th-12th में रहती हो, तो आप रहते हो या रहती हो, किसी के लिए भी ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप 11th-12th में जो 10th के बाद पास आउट होके जाते हो और वर्निकुलर मीडियम से बच्चा बिलोंग करता है, तो उसको ये इश्यूज आते हैं। स्पेशली ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि उसको वो ग्रामर रूल्स पढ़े रहते बट दूसरी लैंग्वेज में रहते, इंग्लिश में नहीं रहते। तो उनको हर एक सेंटेंस फ्रेम करने में सारी चीज़ें, बट इट्स टेक टाइम, दे लर्न एंड दे इम्प्रूव देयर सेल्फ, बट इट्स, सो बेसिकली वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ओके, नीचे वाले में देखते हैं हम क्या है, जो लास्ट वाला है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ मोबाइल एप्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। ओके, सो बेसिकली हमें अभी इस पे क्या है, ये फिर आपका ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाएगा, राइट? कि शॉर्ट नोट्स लिखना है मोबाइल ऐप्स पे, कि वाई इट इज़, हाउ वी आर यूजिंग, लाइक कोई भी मोबाइल ऐप्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैसे यूज़ होता है, या वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आप बता सकते हो, बट यहाँ पे
यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल ऐप फॉर द टीचिंग इन इंग्लिश, सॉरी, यूजेस ऑफ मोबाइल ऐप फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो आपको इसको गो थ्रू करना है, चाहे यूट्यूब वीडियो देख लीजिए और बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन राइट इट। एंड और आप खुद डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उस बेसिस पे भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो बेसिकली आज मैंने 107 का आप लोगों को इंग्लिश का बताया है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 107 का मैं हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करके एंड देन फर्स्ट ईयर का वाइंड अप कर दूंगी, एंड देन सेकेंड ईयर का जो सेशन है और उनके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को वो दे दूं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें कवर अप करने के बाद देन मैं कोशिश करूँगी पहले सेकेंड ईयर का भी आंसर्स दे दूँ। देन एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है वो चलता रहेगा, बिकॉज वो कॉलेज में होता ही रह रहा है। तो हम फर्स्ट ईयर का हर लेसन वाइज हर चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। हाँ, अभी मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए, आपको ओवरऑल यहाँ वहाँ की बातें भी हो गई। अब मुझे इसमें आप लोगों को ये बताना है कि जब आप 80 मार्क्स का पेपर लिखने बैठते हो, प्लीज़ आप लोग मोबाइल कैरी वहाँ पे तो नहीं कर सकते हो, बट कैरी योर वॉच, बिकॉज दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। वहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोर्स में या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जब कोई भी फ्रेंड कोई भी हेल्प नहीं करता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट, because while writing the paper it is very important like how much time you are taking for each answer. Okay, you have to notice, and if you have that, then only you can understand. Otherwise during the examination you cannot ask every time to the examiner what is the time right now, what is the time right now. Even they will get irritated for after a certain period of time. So it's better you just carry your own mobile sorry own watch. सो हर क्वेश्चन के लिए आधा घंटा लेना है, आधा घंटा लेना है और आधे घंटे में कवर अप करना है। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेना है किसी, क्योंकि अगर आधे घंटे से ज़्यादा आपने एक भी क्वेश्चन को लिया तो फिर जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है बीएड में फर्स्ट ईयर में जो फिफ्थ क्वेश्चन रहता है उसमें फिफ्थ में उसमें 5-5 मार्क्स के लिए रहता है, जिसपे एनी 5 रहता है। एनी 5 करने के चक्कर में आपका बहुत लाइक लॉस हो सकता है। सो इट्स बेटर टेक प्रिकॉशन। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।